तो लास्ट वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को समझा था, कैसे एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लिश की फाउंडेशन रखी और कैसे वाइकिंग्स और नॉर्मन्स ने उस लैंग्वेज को चेंज किया। आज हम उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड की। तो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज अपनी मॉडर्न फॉर्म की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, जिसमें विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड को जीत लेते हैं। अब इसके बाद इंग्लैंड का पूरा पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो नॉर्मन्स थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, तो वो फ्रेंच यूज़ करते थे। तो अब इंग्लैंड में एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। रूलिंग क्लास जो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, वो फ्रेंच यूज़ कर रही थी। चर्च एंड एजुकेशन में लैटिन यूज़ होती थी एंड कॉमन लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो यानी एक ही कंट्री में 3 लैंग्वेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी और यहीं से मिडिल इंग्लिश का फेज स्टार्ट होता है। अब थोड़ा इमेजिन करो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कि अगर आप किंग हो तो आप फ्रेंच बोलते हो, अगर आप चर्च से हो या स्कॉलर हो तो आप लैटिन यूज़ करते हो, और अगर आप आम आदमी हो तो आप इंग्लिश बोलते हो। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज कुछ टाइम के लिए लो स्टेटस लैंग्वेज बन गई, लेकिन ये सिचुएशन परमानेंट नहीं थी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मन्स फ्रेंच बोलते थे तो वो इंग्लिश कैसे बोलने लगे। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो नॉर्मन्स थे उन्हें फोर्स करा गया हो कि वो फ्रांस या इंग्लैंड में से एक चूज़ करें। नॉर्मन्स रूलर एक यूनिक पोजीशन में थे। वो इंग्लैंड के भी किंग थे और फ्रांस के नॉर्मंडी रीजन में भी उनके लैंड्स थे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इंग्लैंड और फ्रांस के रिलेशंस खराब होने लगते हैं। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, स्पेशली 100 ईयर वॉर्स, इस टाइम पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब इशू क्या होता है कि एक रूलर दोनों जगह कनेक्टेड था, लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी। ये पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करता है। तो ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि दोनों जगह स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया था। इसलिए धीरे धीरे नॉर्मन्स ने इंग्लैंड में परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट किया, फ्रांस से अपना कनेक्शन वीक होने दिया और इंग्लिश सोसाइटी का पार्ट बन गए। और इसी प्रोसेस में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट करनी स्टार्ट करी। अब जब फ्रेंच स्पीकिंग रूलर्स और इंग्लिश स्पीकिंग लोग एक साथ रहते हैं तो लैंग्वेज नेचुरली मिक्स होती है और यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होती है, मिडिल इंग्लिश डेवलप होती है। तो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश मिलकर मिडिल इंग्लिश बनाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंग्लिश वोकैबुलरी में फ्रेंच के थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स ऐड हुए, जैसे कि गवर्नमेंट, कोर्ट, जज, ब्यूटी, डिनर। और एक लाइन में अगर हम समझें तो नॉर्मन्स ने इंग्लिश को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने उसे मिक्स कर दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चेंज होता है ग्रामर में। ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन मिडिल इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल हो जाता है, वर्ड ऑर्डर मोर फिक्स्ड हो जाते हैं। तो यानी लैंग्वेज ईजियर और मोर प्रैक्टिकल बनने लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आता है 1200 से 1300s के बीच में। इंग्लिश और फ्रांस का रिलेशन और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश वापस राइज करने लगती है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए कि कोर्ट्स में इंग्लिश का यूज़ स्टार्ट होता है, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में भी यूज़ होने लगती है, यानी इंग्लिश फिर से एक ऑफिशियल और रिस्पेक्टेड लैंग्वेज बनने लगती है। अब जब लैंग्वेज स्टेबल होती है तो लिटरेचर फ्लरिश करता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जॉफ्री चौसर का। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उनका फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये मिडिल इंग्लिश में लिखा गया और इसने प्रूव किया कि इंग्लिश भी सीरियस लिटरेचर के लिए यूज़ हो सकती है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के रिस्पेक्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, डायलेक्ट वेरिएशन। यानी पूरे इंग्लैंड में एक ही टाइप की इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी, डिफरेंट रीजन्स में लोग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इंग्लिश बोलते थे।
मेजर जो डायलेक्ट्स थे वो नॉर्दर्न, मिडलैंड, सदर्न, एंड डिफरेंस सिर्फ एक्सेंट का नहीं था, कभी कभी वर्ड्स, स्पेलिंग और इवन ग्रामर भी अलग होती थी। अब एक ही चीज़ को अलग रीजन्स में डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता था। ये वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि एंग्लो सेक्शंस टाइम से अलग अलग ट्राइब्स डिफरेंट रीजन्स में सेटल हुए थे। सो नॉर्थ में वाइकिंग्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, कम्युनिकेशन और ट्रैवल लिमिटेड था, इसलिए लोग अपने रीजन के हिसाब से लैंग्वेज डेवलप करते गए। अब धीरे धीरे क्या होता है, लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है क्योंकि लंदन पॉलिटिकल सेंटर था, ट्रेड का मेजर हब था, सो लोग अलग अलग रीजन से वहाँ आते थे। तो नेचुरली लंदन में जो डायलेक्ट यूज़ हो रहा था वो मिक्स होकर एक कॉमन फॉर्म बनने लगता है, और इसी प्रोसेस में लंदन डायलेक्ट ग्रेजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश बनने लगता है। तो एक लाइन में समझें अगर, तो मिडिल इंग्लिश एक सिंगल लैंग्वेज नहीं थी बल्कि मल्टीपल रीजनल इंग्लिशेस का कॉम्बिनेशन थी। और लास्ट में 15th सेंचुरी में एक और मेजर डेवलपमेंट होता है। विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं 1476 में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लैंग्वेज स्टैंडर्ड होने लगती है, स्पेलिंग और ग्रामर ग्रेजुअली फिक्स होने लगती है। सो ये मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज से नेक्स्ट स्टेज की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था।